प्रिय साथियों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी 10वीं कक्षा के भूगोल पाठ्य पुस्तक को पढ़ने का प्रयास करेंगे। वीडियो की क्वालिटी भले ही खराब हो, लेकिन कंटेंट की गुणवत्ता में तनिक मात्र भी कमी नहीं होगी। आपको भरोसा दिला दें कि सारे नोट्स को पढ़ लेने के बाद, सुन लेने के बाद आपको एनसीईआरटी पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। हाँ, हो सकता है कि अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हों तो जैसे आप बिहार बोर्ड मतलब बीटीबीसी का किताब आप पढ़ते हो और आप बिहार की तैयारी कर रहे हो, तो आपको बिहार से मतलब बिहार के बारे में अतिरिक्त पढ़ना पड़ जाएगा थोड़ा सा। इसके अतिरिक्त जो भी एनसीईआरटी की चीज़ें हैं वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास। तो हम ये समझते हैं कि संसाधन होता क्या है। संसाधन तो आप 8वीं कक्षा में भी पढ़ चुके हैं कि संसाधन उन सारी वस्तुओं को कहते हैं जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। और तब तक कोई वस्तु संसाधन नहीं बन जाती जब तक कि मानव उसका उपयोग करना नहीं जान जाता। अब अभी से ही हजारों साल पहले चले जाएंगे, जब आदमी आदम वाला जिंदगी जिया करता था, तो उस समय वो इंसान तो कोयला के उपयोग के बारे में नहीं जानता था ना। तो वो कोयला जो है ना, उन मानवों के लिए संसाधन नहीं था। तो संसाधन तभी बन पाता है कोई वस्तु जब मानव उसका उपयोग करना सीख लेता है। तो संसाधन के विकास में मानव बुद्धि, कौशल विकास और प्रौद्योगिकी जो है ना, वो तीनों सहायता करता है संसाधन के विकास में। जिमरमैन का नाम सुने होंगे आप, उन्होंने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। चलिए, ये जो हल्का सा दिखाया गया है प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्था और मानव के बीच में जो पारस्परिक अंतर संबंध है, उसे दिखाने का प्रयास किया गया है। अब क्या होता है कि आपके घरों में सामान इधर से उधर बिखरा पड़ा हुआ रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। जाहिर सी बात है, आपकी कोशिश होगी कि इन सामानों को है ना अच्छी तरह से समेट कर रख दूं या वर्गीकृत करके रख दूं, क्लासिफिकेशन कर दूं इन सामानों का। तो संसाधनों का भी हमने क्लासिफिकेशन कर दिया ताकि इसे पढ़ने में काफ़ी आसानी हो, इसे समझने में काफ़ी आसानी हो। तो इसके वर्गीकरण का है ना अलग अलग पैमाना है और उस पे संसाधनों के अलग अलग प्रकार हैं। जैसे उत्पत्ति के आधार पे बात कर लेते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पे संसाधन दो प्रकार के, एक जैव संसाधन, एक अजैव संसाधन। जो सजीव जगत होते हैं ना, वो वहाँ से प्राप्त होने वाली चीज़ें जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव, ये सब जैव संसाधन है। और अजैव संसाधन में ये निर्जीव जगत से प्राप्त होता है, जैसे चट्टान वगैरह। समाप्यता के आधार पे संसाधन दो प्रकार के होते हैं। नवीकरणीय संसाधन, ये वैसे संसाधन होते हैं जिसकी मात्रा या तो आवश्यकता से अधिक होती है, इसका उपयोग मानव चाह करके भी पूर्णतया नहीं कर पाएगा, या फिर इसकी मात्रा इतनी अधिक होती है, सही कहते हैं, या फिर इसका एक बार उपयोग कर लेने के बाद हम इसे दोबारा उपयोग के लायक बना सकते हैं। जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सब समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण का एक प्रकार नवीकरणीय संसाधन है। बोर्ड एग्जाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। ये वैसे संसाधन होते हैं जिसका एक बार उपयोग कर लेने के बाद दोबारा आप इसे उपयोग में नहीं ला सकते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन जो होते हैं, ये अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। और इसका एक और नकारात्मक पहलू है कि ये प्रदूषणकारी होते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत करने का प्रयास करें तो ये 4 प्रकार के होते हैं: व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। व्यक्तिगत में व्यक्तियों की जो निजी संपत्ति होती है वो, समुदाय भर का जो अधिकार होता है जिन संपत्तियों पे, जिन संसाधनों पे, वो सामुदायिक संसाधन, जैसे निषाद वाचनालय हो गया। राष्ट्रीय संसाधन में ये समुद्री तट रेखा से 200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है, वो समूचा क्षेत्र, और ये जो स्थलीय भूभाग पे जो क्षेत्र है, वो सब राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय, ये जो 200 किलोमीटर के बाद वाला जो क्षेत्र होता है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। विकास के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत करने का प्रयास करें तो एक होता है संभाव्य संसाधन, विकसित संसाधन, संचित संसाधन। इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है वो संभाव्य संसाधन। ये वैसे संसाधन होते हैं जिसकी मात्रा और अवस्थिति ज्ञात होती है, लेकिन इसका उपयोग हम नहीं कर रहे होते हैं। जैसे कि केरल की रेतीली मिट्टी में थोरियम का भंडार है और लद्दाख में यूरेनियम का भंडार है, या फिर गुजरात के कच्छ वाले इलाके में पवन ऊर्जा के असीम संभावनाएं हैं, या फिर राजस्थान वाले इलाकों में सौर ऊर्जा की असीम संभावनाएं हैं। तो ये संभाव्य संसाधन के उदाहरण हो गए। चलिए, संसाधनों के वर्गीकरण का एक और पहलू देखते हैं, प्राकृतिक और मानवीय। ये जो प्रकृति के द्वारा जो निःशुल्क और
मुफ्त प्रदान की गई है ना मानवों को चीज़ें, ये प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत आती है। मानवीय संसाधन तो जानते हैं, मानव अपने तकनीक के बल पे उन्हीं प्राकृतिक वस्तुओं से अन्य संसाधनों को मतलब बनाता है, रूप देता है, उनकी खोज करता है। अब संसाधनों के विकास से संबंधित है ना बहुत सारा समस्या है। जैसे संसाधन की मात्रा, बहुत ऐसे संसाधन है जिसकी मात्रा जो है ना वो पृथ्वी पर कम है या सीमित मात्रा में है। तो मानव का जो है ना, मानव के अंदर ये लालच वाला प्रवृत्ति बढ़ गया है। मानवों के अंदर लालच वाला प्रवृत्ति बढ़ गया, इसने प्रकृति का क्या किया है, विनाश किया है। वो महात्मा गांधी संदर्भ में कहा था, मतलब कहते थे प्रकृति के बारे में, हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है। अपने देश के बारे में, हमारे पास तो पेट भरने के लिए बहुत कुछ है पर पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं। और ये संसाधनों का जो है ना असमान वितरण है, असमान वितरण है। गरीब लोगों के पास कम संसाधन है, अमीर लोगों के पास जरूरत से ज़्यादा संसाधन है। तो गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है ना वो काफ़ी बढ़ती जा रही है, संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है। तो अब ये जो दुरुपयोग होगा और अनियोजित पूर्वक जो है संसाधनों का विदोहन कीजिएगा तो बहुत सारी समस्याएं जन्म लेगी ना। इसमें ग्लोबल वार्मिंग होंगे, तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे, जो द्वीपीय देश अथवा द्वीप होंगे वो डूब जाएंगे, ओजोन परत का क्षय होगा, पर्यावरण प्रदूषण होगा, भूमि निम्नलिखित होगा। अब संसाधनों के संरक्षण से ये जो भी समस्याएं हैं संसाधनों के संबंध में, इसके समाधान के लिए संसाधनों को बचाना बेहद ज़रूरी है। तभी हम सतत विकास यानी इंक्लूसिव ग्रोथ को अपना सकते हैं। सतत विकास यानी इंक्लूसिव ग्रोथ विकास की ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें वर्तमान की आवश्यकता को पूरा करते हुए भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, अब आगे की बात कर लेते हैं। ये जो सतत विकास की अवधारणा है, इसको अपनाने के लिए, मतलब इसे अपनाना है तो संसाधन नियोजन जरूरी है। संसाधनों का बुद्धिपूर्वक उपयोग करेंगे, ठीक है, तो वो संसाधन नियोजन होगा। संसाधनों का बुद्धिपूर्वक उपयोग ही क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। और सतत विकास की अवधारणा के लिए पहली शर्त है कौन, संसाधन नियोजन। तो इसका कॉन्सेप्ट सामने आया था। सतत पोषणीय विकास भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप ये बताइएगा, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रख करके जो विकास की प्रक्रिया को अपनाएंगे उसे सतत पोषणीय विकास या सतत विकास कहेंगे। इसकी अवधारणा 1992 में रियो डी जेनेरो में जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ब्राजील का शहर है, वहीं से आई थी। अब इसमें पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक आर्थिक विकास पे बल दिया गया था। जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता में जो क्षति होता है, इस बातों को भी ध्यान में रखा गया था। वनों सिद्धांतों पर सहमति बनी थी। एजेंडा 21 इसके लिए तैयार किया गया था। पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटने के लिए एजेंडा 21 तैयार किया गया था ताकि सतत विकास के लक्ष्यों को किया हासिल किया जा सके। अब संसाधन नियोजन की मतलब आवश्यकता क्यों है? जाहिर सी बात है, कोई भी देश रहे विकास करना तो चाहेगा है ना बाबू, तो संसाधनों का संरक्षण होना ही चाहिए। क्योंकि अभी विकास करता रहेगा, एक समय ऐसा आएगा जब संसाधन रहेगा नहीं, तो संसाधनों के वैकल्पिक स्रोतों को ढूंढना पड़ जाएगा, वो ना मिलेगा तो विकास की प्रक्रिया ठप हो जाएगी। अभी से ही चाहिए हमें संसाधन का नियोजन करें, क्योंकि विकास के लिए आवश्यक है, सतत विकास के लिए आवश्यक है। इसके लिए आपको संसाधनों के जो वैकल्पिक स्रोत हैं उसे आप ढूंढिए। देश में भी संसाधनों की मात्राओं में विविधता है। जहाँ देश में एक भाग में एक संसाधन की प्रचुरता होती है, दूसरी भाग में उसी चीज़ की कमी होती है। देश के अलग अलग हिस्सों में संसाधन की प्रचुर संभावनाएं हैं। क्षेत्रीय विकास की अपनी अलग अलग समस्याएं हैं। संसाधनों का दक्ष उपयोग करना बेहद जरूरी है। समावेशी विकास को वो और सतत विकास को बढ़ावा देना होगा, तभी तो गरीब अमीर के बीच में खाई मतलब पटेगा, और साथ ही साथ सतत विकास जो होता है, जो लंबे समय तक हम विकास को ले जा पाएंगे। भारत में संसाधन नियोजन करना चाहते हैं आप, कल के डेट में आपको पॉलिसी मेकिंग का मतलब हेड नियुक्त कर दिया जाता है, तो आप क्या करेंगे? संसाधनों की पहचान करेंगे, तो उसका मैपिंग करेंगे, सर्वेक्षण करेंगे कि किन किन इलाकों में कौन कौन संसाधन पाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त संसाधन विकास हेतु क्षेत्रीय और राष्ट्रीय योजनाओं में समन्वय स्थापित करेंगे। किसके जरिए? प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और योजना निर्माण के जरिए।
क्षेत्रीय संसाधनों के अनुसार योजनाओं का निर्माण करेंगे, परंपरागत और स्थानीय ज्ञान और अनुभव का प्रयोग करेंगे, तभी संसाधन नियोजन की प्रक्रिया को है ना मतलब सही ग्रास रूट लेवल पे है ना लागू किया जा सकता है। तब जाकर के आप सतत विकास की अवधारणाओं को वास्तव में सही होते देख पाएंगे। संसाधन संरक्षण की बात कर लेते हैं। प्रकृति के पास प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त संसाधन है, परंतु किसी की लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। वैसे तो कहा जाता है कि लालच एक ऐसी कुत्ती चीज है जो आपकी क्षमता से एक कदम आगे रहती है। माफ कीजिएगा, इस तरह की गाली वगैरह नहीं देना चाहिए मुझे। वैश्विक प्रयास संसाधनों के संरक्षण के संदर्भ में वैश्विक प्रयास जो हुए हैं 1968 में क्लब ऑफ रोम ने संसाधन संरक्षण की वकालत की थी। 1974 में सुमेसर ने किताब लिखा था स्मॉल इज ब्यूटीफुल, उसमें संसाधन संरक्षण पे बल दिया गया था। 1987 में ब्रुंटलैंड आयोग रिपोर्ट पेश किया था, इसमें सतत पोषणीय विकास के बारे में जो है ना आवर कॉमन फ्यूचर नाम से मतलब किताब निकाल दिया, घोषणा पत्र निकाल दिया। 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ जिसमें संसाधन संरक्षण पर बल दिया गया। आते हैं अब भूमि संसाधन की बात कर लेते हैं। ये जो आपको वो पाई चार्ट दिख रहा है, देखिए ना कितना बेहतरीन ढंग से बताया गया है। भारत की 43% भूभाग पे क्या है, मैदान है। 27% भूभाग पे क्या है, पठार है। 30% भूभाग पे क्या है, पर्वत है। इस तरह के पाई चार्ट्स वगैरह जो होते हैं ना, बहुत सारी बातों को संक्षेप में कह जाते हैं और ये आपके उत्तर को है ना सुशोभित करता है, उसकी सुंदरता को बढ़ाता है। तो जो भूमि की जो ऊपरी सतह होती है ना, ये होता है भूमि संसाधन। तो अब ये भूमि संसाधन का उपयोग काफ़ी उपजाऊ होती है। ये 24.62% पर भूभाग है। कृषि हेतु अनुपलब्ध भूमि बंजर भूमि 8%, बोया गया क्षेत्र 54% के करीब है। ठीक है। अस्थाई चारागाह 3%, पड़ती भूमि 5%, कृषि योग्य बंजर भूमि 5%, अन्य भूमि को अतिरिक्त प्रतिशत में रख लेंगे तो कहिएगा कि यहाँ 21% है। नहीं, अभी लेटेस्ट आंकड़े में बता रहा हूँ आप लोगों को, वो 24.62% है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब जाहिर सी बात है भूमि में इतना अधिक रासायनिक कीटनाशक उर्वरक का उपयोग करेंगे तो उसकी गुणवत्ता, उसकी उत्पादकता तो कम होगी ही ना। इसे ही कहते हैं भूमि का निम्नीकरण। भारत में 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि है ना निम्नीकृत है, जिसका उपजाऊपन क्या है, काफी कम है। अब इस 13 करोड़ हेक्टेयर में 56% ऐसा है जो जल द्वारा आपर्दित है, 28% वनों के द्वारा निम्नीकृत है, 6% लवणीय अथवा क्षारीय है, 10% वायु द्वारा आपर्दित होती रहती है। अन्य कारणों की बात कर लेंगे भूमि निम्नीकरण के, तो वनोन्मूलन, वृक्षों को काट देते हैं, वृक्षों को काटना ही जो है ना वनोन्मूलन होता है या डिफोरेस्टेशन होता है। अति पशुचारण, पशुओं को खूब चराएंगे तो वो जो होगा ना वन मतलब भूमि को निम्नीकृत करेगा। राजस्थान, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र में इस तरह की समस्याएं हैं। खनन, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में खनन की वजह से भूमि निम्नीकृत हुई है। डिजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण, राजस्थान और गुजरात वाले इलाकों में अत्यधिक सिंचाई से जलाक्रांतता वाली स्थिति, हरित क्रांति प्रदेश में ऐसा हुआ है। मृदा संसाधन, आप लोग जानते हैं कि भूमि की जो ऊपरी सतह होती है ना वो मृदा कहलाती है। ये ह्यूमस और पोषक तत्वों से भरपूर होती है। अब ये मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों की बात कर लें तो उच्चावच, कितनी ऊंचाई पे है वो जगह, इससे भी निर्धारित होगा कि वहाँ की मिट्टी कैसी होगी। किन चट्टानों से मिलकर बना हुआ है, इससे भी निर्धारित होता है कि वो मिट्टी किस प्रकार की होगी। वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ये भी निर्धारित करेगा कि वहाँ की मृदा कैसी होगी। वहाँ पे उगने वाले पेड़ पौधे भी निर्धारित करेंगे कि वहाँ की मिट्टियाँ कैसी होगी, क्योंकि ये पेड़ पौधे में जो पोषक तत्व होते हैं वही ना सर गल करके मिट्टी में पोषक तत्वों की वृद्धि करेंगे। जैव पदार्थ और समय भी एक कारक है जो कि मृदा निर्माण की प्रक्रिया को है ना प्रभावित करता है। मृदा का लंबवत स्तरों में विभाजन जो होता है ना, मृदा परिच्छेदिका होता है।
ये देख लीजिए ना, अलग अलग जो सीधे तौर पे गड्ढा खोद दिए हैं, अलग अलग मृदाओं की जो परत दिख रही है, यही तो है मृदा परिच्छेदिका। आगे बढ़ते हैं, भारत में मृदाओं के वर्गीकरण की बात कर लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने, नई दिल्ली ने भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों को 8 भागों में बांटा है। इससे पहले कि हम उनको देखें, उनमें से महत्वपूर्ण चीज़ों को देखें, आपके पते के लिए बता दूं कि मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी होता है और मृदा दिवस जो है ना 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अब भारत में मृदाओं का वर्गीकरण करते हैं तो पहला जलोढ़ मृदा, चाहे वो सिंधु नदी तंत्र हो, गंगा नदी तंत्र हो, या ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो, या फिर ये गोदावरी महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सब नदी वाला तंत्र हो, ये क्या करता है कि अपने द्वारा लाए गए निक्षेपों को है ना समतल भूभाग में फैलाता रहता है, जिससे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, मिट्टा नहीं। इसकी विशेषताएं ये होती है कि इसमें रेत, सिल्ट और मृत्तिका की मात्रा काफी अधिक होती है। ये मृदाएं पर्वतों की तलहटी, मैदानों के द्वार चौड़ क्षेत्र व तराई प्रदेश में पाई जाती है। जलोढ़ मृदाएं 2 प्रकार की होती है, एक खादर, एक बांगर। खादर नई जलोढ़ मृदा होती है, हाल फिलहाल में बाढ़ के दौरान बनाई गई होगी ये मिट्टी। बांगर किसी पहले जमाने में, बहुत समय हो गया, एक बार लाई थी, अब वो जलोढ़ मिट्टी पुरानी हो गई है, उसकी उर्वरकता घट गई है। जानते हैं जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम कांप मिट्टी भी है। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है ये। उत्तर भारत का विशाल मैदान इसी के लिए तो फेमस है। इसमें पोटास, फास्फोरस और चूना की मात्रा प्रचुर मात्रा होती है। नाइट्रोजन की कमी होती है, इसी वजह से यहाँ के किसान यूरिया का उपयोग करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं उसमें 46% क्या रहता है, नाइट्रोजन रहता है। गन्ना, चावल, गेहूं दलहन के लिए उपयुक्त होता है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक होता है इन इलाकों में, चूंकि भूमि का उपजाऊपन काफी अधिक है, यहाँ गहन कृषि भी की जाती है। सूखी क्षेत्र की जो मृदा होती है अधिक क्षारीय होती है। दूसरी मृदा की बात करते हैं तो काली मृदा, इसका नाम जो है ना रेगुर मृदा भी है, इसे कपासी मृदा भी कहते हैं। ये जो दक्कन वाला जो बेल्ट है, जो कि बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है, तो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से ही काली मृदा का निर्माण होता है। काली मृदा में एल्युमिनियम ऑक्साइड और लौह ऑक्साइड दोनों की मात्राएं होती है। इसका विस्तार महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, MP, छत्तीसगढ़, कृष्णा, गोदावरी घाटी में है। इसकी विशेषता होती है कि इसके कण महीन होते हैं, नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, जल संग्रहण की क्षमता सबसे अधिक होती है। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम चूना की पर्याप्त मात्रा होती है, लेकिन फास्फोरस की कमी होती है। सूखे के दिनों में इसमें दरार फट जाती है, जिस वजह से इसमें हवाएं घुस जाती है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी काफ़ी अधिक होती है। तो ऐसा लगता है कि गर्म एवं शुष्क मौसम में जो दरार पड़ गया है ना, तो अपने आप जुता हुआ प्रतीत होता है ये सारा खेत। अब लाल एवं पीली मिट्टी की बात कर लेते हैं हम लोग। लाल एवं पीली मृदा की बात कर लेते हैं। देख लीजिए, दक्कन के पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्सों में रेवेदार आग्नेय चट्टान जो है, कम वहाँ पे जो कम वर्षा वाला भाग है ना, वहाँ पे लाल एवं पीली मिट्टी पाया जाता है। लाल एवं पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी घाटी के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, लेकिन जल योजन के कारण इसका रंग कैसा दिखता है, पीला दिखता है। अगली मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। अत्यधिक तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में इस मिट्टी का निर्माण होता है निच्छालन, लीचिंग की प्रक्रिया से। वैसे लेटेराइट जो शब्द जो है ना, वो लिटरल से निकला है, जो उसका अर्थ होता है निच्छालन या ईट कह सकते हैं। इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, और जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो पोषक तत्वों में वृद्धि करते हैं, अत्यधिक तापमान की वजह से मर जाते हैं। रासायनिक उर्वरक डाल करके इसके उपजाऊपन को बढ़ाया जा सकता है। इसका विस्तार क्षेत्र है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, MP, उड़ीसा, असम के पहाड़ी क्षेत्र। इसमें काजू, चाय, कॉफी आदि की खेती की जाती है। मरुस्थलीय मृदा लाल एवं भूरे रंग का होता है, रेतीली और लवणीय होती है, उसे कहते हैं लवणीय होती है। नमकीन झीलों की का निर्माण होता है यहाँ पे। ह्यूमस और नमी की कमी होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा में वृद्धि होने पर चूने के संयंत्र का निर्माण होता है, जिससे मृदा में जल संयंत्रण की क्षमता जो है ना
वो अवरुद्ध हो जाती है। अच्छी सिंचाई से इन्हें उपजाऊ बनाया जा सकता है। वन मृदा, पहाड़ी इलाकों में जो मिट्टियाँ पाई जाती है उसे वन मृदा कहते हैं। ठीक है, इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है और अत्यधिक अम्लीय होती है। सवाल है आपसे कि पूरे पृष्ठ पर भारत का मानचित्र बनाएं और मृदा के अलग अलग प्रकारों को दिखाएं। अब मृदा को देख लीजिए ना, चाहे हवाओं के द्वारा हो, नदियों के कटाव के द्वारा हो, या अत्यधिक पशुचारण की वजह से हो, वनोन्मूलन की वजह से हो, मृदा की ऊपरी सतह कट जाती है, उड़कर दूसरी जगह चली जाती है। इसी प्रक्रिया को तो मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा निर्माण और अपरदन की प्रक्रिया है ना, दोनों साथ साथ चलती रहती है। लेकिन मानवीय क्रियाकलापों जैसे कि वनोन्मूलन, अति पशुचरण, निर्माण, खनन आदि से मृदा अपरदन की प्रक्रिया को है ना बल दिया है, बढ़ गया है। पवन, हिमानी जल द्वारा प्राकृतिक मृदा का अपरदन होता है। बहता जल मृदा को काट करके गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिसे अवनलिका कहते हैं, जिससे उस खात भूमि का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए चंबल के जो खड्ड हैं वो मृदा का ऊपरी मृदा का पानी के साथ बह जाना चादर अपरदन कहलाता है। चादर खींच लिया है। मृदा का संरक्षण करेंगे कैसे, देख लीजिए ना, अब नलिका अपरदन हो रहा है, वहां पे देख लीजिए चादर अपरदन। समुच्च जुताई, समुच्च कृषि भी कहते हैं इसे, पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है ये। इसमें जो है ना सीढ़ी नुमा खेती की बनाई जाती है, ताकि जल का जो बहाव होगा ना उसके बहाव को कम किया जा सके, जिससे मृदा अपरदन की प्रक्रिया को है ना रोका जा सके। या फिर पट्टिका कृषि कर सकते हैं, जिसमें पेड़ों के कतार लगा देंगे हम लोग, ताकि जो मैदानी इलाका है, हवाओं के द्वारा, पवनों के द्वारा जो मिट्टियों को उड़ाकर ले जाया जाता है ना, तो वो वृक्ष रोक लेंगे, हवाओं की रफ्तार को कम कर देंगे। ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं यहाँ मैप पर, ये नदी के द्वारा जो है मृदा को अपरदित करने का मतलब एक नमूने को दिखाया गया है। अभी तक मात्र पहला चैप्टर खत्म हुआ है, बाबू रे बाबू। चलिए अब दूसरे चैप्टर की बात करते हैं, वन एवं वन्य जीव संसाधन। इससे पहले किसे शुरू करें, आप जान लीजिए कि लेप्चा जनजाति ये सिक्किम, नेपाल और पश्चिम बंगाल में रहती है। लेप्चा एक भाषा भी है। ठीक है, वन तथा वन्य जीव संसाधन जानते हैं ना, जब मानवों ने प्रकृति का काफी अधिक शोषण किया, जब मानवों ने ये जाना कि खुद के वजूद को बचाने के लिए जीवनों को बचाना जरूरी है, तो मानव जानते हैं, मानव के अंदर एक चीज आ गई, उसे कहते हैं पर्यावरण नैतिकता। उसे कहने लग गए पर्यावरण नैतिकता, और लोगों के अंदर होनी चाहिए पर्यावरण नैतिकता, जिसके चलते आदमी पेड़ लगाएगा, वन जीवों की रक्षा करेगा। ऐसे तो नहीं करते थे मानव। हाँ, भारतीय परंपरा ऐसी जरूर रही है जिसमें ये वन्य जीव और उस संसाधनों पर ना बल दिया गया था। चीता 1952 में भारत में विलुप्त हो चुका था। ठीक है, गुलाबी सिर वाली बत्तख गंगा के मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती थी, और ये भी विलुप्त होने के कगार पे, विलुप्त हो ही चुकी है। पहाड़ी कोयल, जंगली चित्तीदार उल्लू, मधु का इनसिग्निस महुआ जंगली किस्म का, हुबरडिया हेप्टा न्यूरॉन ये घास की प्रजाति है। ये सब पर खतरा तो मंडरा ही रहा है, अधिकतर विलुप्त हो चुके हैं इनमें से। एशियाई चीता जो 1952 में विलुप्त हो चुका है, क्या आप जानते हैं 152 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। चीता एक प्रकार का तेंदुआ होता है, 1952 में से लुप्त घोषित कर दिया गया। हालांकि अभी की सरकार ने नामबिबिया से जो है ना ये चीते लाए गए हैं, तो देखे होंगे फोटो वोटो वगैरह पे कुछ विवाद हुआ था कि कैमरा का ढक्कन खुला नहीं था, ये वो। चलिए
IUCN संयुक्त राष्ट्र संघ की एक इकाई है IUCN। इसमें ये जो रेड डाटा बुक जारी करती है ना, जो जीव जंतु या पेड़ पौधे विलुप्त होने की कगार पे होते हैं, इसमें अलग अलग कैटेगरीज बटी होती है। सामान्य जातियाँ, संकटग्रस्त जातियाँ, सुभेद जातियाँ, दुर्लभ जातियाँ, स्थानिक जातियाँ, लुप्त जातियाँ। संकटग्रस्त का मतलब ये हुआ कि इस पे खतरे के मंजर मतलब बादल मंडरा रहे हैं। काला हिरन, गेंडा, शेरपूंछ वाला बंदर, संघाई हिरन मणिपुर में पाया जाता है। सुभेद अभी तो ठीक ठाक है, लेकिन एक आने वाला समय जो है ना, इसके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। नीली भीर, नीली भेर, गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को जो है राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया था। इसी वजह से 5 अक्टूबर को जो है ना डॉल्फिन दिवस डे मनाया जाता है। ठीक है। स्थानिक जातियों में अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल प्रदेश के मिथुन आते हैं। जो लुप्त हो चुके हैं, एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाले बत्तख। अभी जो वनों के विनाश की वजह से, जब वनों का विनाश होगा, डिफोरेस्टेशन होगा, तो जाहिर सी बात है वन्य जीव जो होंगे या वन में रहने वाले जो जीव हैं, उनके प्राकृतिक आवास को क्षति पहुंचेगा, तो जीव तो मरेगा ही ना बाबू, बिल्कुल मरेगा। उपनिवेशी वन नीति को अपनाए हुए हैं, जिसमें वाणिज्यिक वृक्षारोपण करते हैं, एकल वृक्षारोपण करते हैं, व्यापार के उद्देश्य से करते हैं, सागवान को रोप देंगे। ठीक है। इससे हमारे देश की जो देशज प्रजातियां होगी उसे भी नुकसान पहुंचेगा। चीड़ पाइन को रोप देंगे, हिमालयन योग को खा गया ये। रोडोडेंड्रॉन जो होता है ये भी हिमालयन पादप है, इसको नुकसान पहुंचा दिया ये। नदी घाटी परियोजना जो होता है, इससे भी वन और वन जीवों को नुकसान होता है। नर्मदा घाटी और केन बेतवा लिंक वाला जो आया था, इससे पन्ना टाइगर रिजर्व को नुकसान है। खनन की वजह से बक्सा टाइगर रिजर्व जो कि पश्चिम बंगाल में है, उसको नुकसान है। डोलोमाइट का खनन होता है वहाँ पे। चलिए अन्य कारणों की बात कर लेते हैं। अत्यधिक पशुचारण, झूमिंग कृषि, दावानल, शहरीकरण, औद्योगिकरण, शिकार करते हैं, पर्यावरणीय प्रदूषण फैलता है, आवास विनाश होता है। ये वो सब कारण हैं जिससे वन तथा वन जीवों में है ना हानि होती है। हिमालयन यब की बात कर लेते हैं। ये इसी प्रकार का एक सदाबहार वन है, औषधीय पौधा है ये। इसके जड़, छाल और पत्तियों से टक्सोल नाम का रसायन निकाला जाता है, इससे कैंसर का इलाज होता है। ये हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है और रेड डाटा बुक में से संकटग्रस्त जातियों के अंतर्गत शामिल किया गया है हिमालयन यब को। ठीक है। वन्य जीव को बचाने के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। बाघ को बचाने के लिए 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था, बाघ परियोजना लाया गया था, इंदिरा गांधी सरकार ने लाई थी। हालांकि इसके अच्छे खासे परिणाम देखने को मिले। अभी इंडिया में 2967 बाघ है, जिसमें सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश में है, जिसे टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। पवित्र पेड़ और दुर्लभ जातियाँ, कुछ पेड़ों की तो पूजा ही भी होती है हमारे यहाँ पे। महुआ, कदम, मुंडा और संथाल जनजातियाँ छोटा नागपुर क्षेत्र में जो है ना इसे पूजती है। हालांकि ये तो हमारे यहाँ पे भी पूजा जाता है। इमली और आम, उड़ीसा और बिहार में शादी के दौरान जनजातियों द्वारा पूजा की जाती है। आम को तो हम लोग भी पूजते हैं, नहीं, नीमिया के दाढ़ी मैया। चलिए, हिरन, चिंकारी, नीलगाय, खिजड़ी, मोर, ये सब को बिश्नोई समुदाय के लोग जो कि राजस्थान में रहते हैं वो पूजते हैं। चिपको आंदोलन 1972 में हुआ था। स्थानीय वनों को, अंगों के वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे बैलों के जुए बनते हैं। ये हिमालयन क्षेत्र में ये आंदोलन चलाया गया था। इसके नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा, साथ दे रही थी इनकी पत्नी गौरा देवी और साथ ही में इनके साथ था चंडी प्रसाद भट्ट। बीज बचाओ आंदोलन ये टिहरी गढ़वाल क्षेत्रों में हुआ था। रासायनिक उर्वरक और ये जो जेनेटिक मॉडिफाइड बीजों पर मतलब प्रतिबंध लगाने की बात हुई। आपको पता है कि भाई जो देख रहे हैं अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, आप तो जो अलग अलग प्रकार के जो जीव जंतु पाए जाते हैं, इन्हीं को तो हम कहते हैं कि जीवों शरीर में जो विविधताएं पाई जाती है इसे जैव विविधता कहते हैं। दुनिया का भले ही 2.4% क्षेत्रफल में हिस्सेदारी हो, लेकिन वैश्विक जैव विविधता में भारत की हिस्सेदारी 8% है, जो कि काफ़ी अधिक है। तो ये गर्व की बात है। पर्यावरणीय रूप से हम लोग समृद्ध हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए और अच्छे से बन पाए। चलिए।
जल संसाधन की बात कर लेते हैं हम लोग। जल, आप सभी लोग जानते हैं पृथ्वी के 3/4 भाग यानी 71% भूभाग पे क्या है? जल है। इसी जल की उपस्थिति के कारण आसमान से पृथ्वी को दिखने पर नीला प्रतीत होता है। इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी पर जितनी मात्रा में जल पाई जाती है ना, उसका साढ़े 96% जो है ना महासागरों में है। 2.5% और लवण जल है। 70% हिम ग्लेशियर और बर्फ के रूप में है। इजराइल में आप औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर की होती है, लेकिन वहाँ सुखाड़ नहीं है क्योंकि वहाँ जल प्रबंधन की बेहतर नीति है। भारत में औसतन 114 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, लेकिन भारत के किसी न किसी भाग में सुखाड़ आपको देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि आप मेरी बातों को काट दीजिए। चले जाइए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो सटा हुआ इलाका है बुंदेलखंड, वहाँ पर बेटियों के ब्याह तक नहीं हो रहे हैं कि उस गांव में नहीं करेंगे हम अपनी बेटियों की शादी। पानी नहीं है वहाँ पे, जल प्रबंधन की समस्या है, वाटर मैनेजमेंट की समस्या है। हम लोग कर क्या रहे हैं? हर घर नल का जल, जल जीवन हरियाली करते रहिए, जल को बर्बाद करते रहिए। आपके पते के लिए बता दूं कि प्राण वायु, जो कहा जाता है जल के बारे में, जल ही जीवन है। प्राण वायु ऑक्सीजन के बाद जिंदा रहने के लिए अगर किसी चीज की सर्वाधिक आवश्यकता है तो वो है जल की। जल प्रदूषण भी एक समस्या है। जल प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया था। तो आपसे एक बात शेयर करना चाह रहे थे, स्टेटस में लगा दीजिएगा जब भी 22 मार्च आएगा ना, तो वो दिखाने के लिए कि आप जल संरक्षण के प्रति जागरूक हैं। तो 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अब जल संकट जो ये कारण बना है, ये हुआ क्यों है? ऐसा कारण क्या है इसके? बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिकरण, कृषि में जल की बढ़ती मांग, ये सब ने जल संकट की स्थिति को उत्पन्न किया है। भूमिगत जल तक आसानी से पहुंच बन गया है इंसानों का। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा जल का काफ़ी अधिक उपयोग किया जाता है। पेय पदार्थों में स्प्राइट बनाना है, थम्सअप बनाना है, कोका कोला बनाना है, जल का तो उपयोग इतना अधिक करेगा ही करेगा। बर्बादी भी काफ़ी अधिक करता है, उपयोग करे तो ना। हरित क्रांति प्रदेश में जल की अत्यधिक मांग होती है। सस्ती बिजली है, भूमिगत जल का उपयोग करते हैं। खेत को पटाया जा रहा है, बर्बाद हो रहा है पानी। जल प्रदूषण, रासायनिक उर्वरकों से भूमिगत जल जो है ना वो प्रदूषित होता है। जल प्रबंधन की समस्या भी है। वर्षा के जल को संचयित करने का प्रयास नहीं किया जाता है। आर्द्र भूमि और झीलों को भी नुकसान पहुंचता है। अब ये जो जल संरक्षण और जल प्रबंधन की जो नीति है, ये कैच द रन जो अभियान चला है, कैच द रेन, तो प्राचीन विधियों पद्धतियों को जान लीजिए आप लोग। बांध, नहरें, झील, टांके, कुंड, बावरी, कुएं आदि, ये प्राचीन पद्धतियां हैं जल को बचाने के। 11वीं सदी में भोपाल में कृत्रिम झील बनाया गया था। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश दिल्ली के में हौज खास तालाब बनाया था। इस तरह के सवाल जो है ना यूपीएससी काफी अधिक पूछते हैं। चलिए, बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो होती है ना, नदी घाटी परियोजनाएं जो होती है, उसके एक से अधिक उद्देश्य होते हैं। इसी वजह से नदी घाटी परियोजनाओं को ही बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। जैसे कि बाढ़ पर नियंत्रण हो जाता है, सिंचाई की सुविधाओं का विकास हो पाता है, बिजली उत्पन्न कर पाते हैं हम लोग। भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पे है। बांध आधुनिक भारत के मंदिर है। ये किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये वस्तुनिष्ठ सवाल आपसे पूछा जा सकता है। हीराकुंड भारत का सबसे लंबा बांध है, ये महानदी पर है उड़ीसा में। चलिए, वर्षा जल संग्रहण के लिए मेघालय और तमिलनाडु मॉडल को अपनाया जा सकता है। पीएम फार्म पॉन्ड योजना, जल संरक्षण की स्थानीय पद्धति। कुल ये सब पश्चिमी हिमालय में, हिमाचल प्रदेश में चलता है। बर्फ स्तूप लद्दाख में, वो 3 इडियट वाला जो मूवी देखे होंगे जिस पे आधारित है ना वो कहानी, वो बर्फ स्तूप ही बनाए, वो लद्दाख में ही रहते हैं। सोनम वांगचुक नाम है शायद, जिसके जीवन आधार पे किरदार निभा रहे हैं आमिर खान 3 इडियट में, रणछोड़ दास, श्यामल दास चांचर, फुनसुक वांगडू। चलिए, कुंड, बावरी, टांके, खादिन, जौहर राजस्थान में। आर्द्र भूमियों का संरक्षण कीजिए, 2 फरवरी 1971।
रामसर समझौता किया गया था इसे बचाने के लिए। जैव विविधता की दृष्टि से काफ़ी अच्छी है। प्रत्येक 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है। सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था अपनाएंगे। इजराइल से समझौता भी किए थे हम लोग। जल प्रदूषण पर रोकथाम लाएंगे। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली को अपनाएंगे, जिससे जो कि मेघालय में चला करता है। चलिए नदी, बांध एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं को देख लेते हैं। इसके सकारात्मक प्रभाव को देख लीजिए। जल प्रबंधित हो पाता है। कृषि, सिंचाई और पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। मत्स्य पालन और पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। बाढ़ नियंत्रण और सूखा का निदान होता है। जल विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग में नियमित रूप से जल की आपूर्ति हो पाती है। भूमिगत जल स्रोतों पर दबाव कम पड़ता है। आर्थिक समृद्धि और सतत विकास और समावेशी विकास को बल मिलता है। लेकिन इसके नकारात्मक पहलू भी तो हैं। नदियों का प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाता है। नहीं होता है, जैसे आप बांध बनाएंगे तो रुकेगा ही, तो इसके अपने खतरे हैं। भूकंप की संभावनाएं बनेगी। भूस्खलन की समस्या होगा। जैव विविधता को खतरा रहेगा। स्थानीय लोगों को आजीविका और विस्थापित संकट स्थानीय लोगों की आजीविका प्रभावित होती है। विस्थापन का संकट आता है। नर्मदा बचाओ और टिहरी आंदोलन में ऐसा हुआ था। जब दो राज्यों के बीच में नदी के जल के बंटवारे को लेकर के विवाद हो जाए तो उसे अंतर्राज्यीय जल विवाद कहते हैं। कृष्णा और गोदावरी नदी क्षेत्रों में ऐसा हुआ है। आर्थिक और सामाजिक विषमता पनपती है। परंपरागत जल स्रोतों को नुकसान होता है। मृदा लवणीकृत होती है, दलदली होती है, तलछटों का जमाव बढ़ता है, जिससे बाढ़ की समस्या आती है। जल जनित बीमारियां होती है। जानते हैं ये सब जो अलग अलग सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव आप देखते हैं, हो सकता है कि आपको लगे जब आप सतही तौर पे होंगे ना, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये कहीं ना कहीं उस चीज़ के कारक के रूप में सामने आ ही जाता है। आप गहराई में जाकर देखेंगे तो सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है, याद रख लीजिएगा। और कृष्णा गोदावरी के बीच में भी है, जल विवाद है, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में। अब आते हैं चौथा, कृषि की बात कर लेते हैं हम लोग। भारत में 45% से अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी 15% नहीं बल्कि 18% है। कोरोना महामारी की वजह से इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ गया, क्योंकि अर्थव्यवस्था सिकुड़ी थी ना थोड़ी देर के लिए। चलिए भारत में कृषि तंत्र या इसके प्रकार को देखते हैं। तो अगर पेट पालने के लिए खेती करेंगे तो उसे कहेंगे जीवन निर्वाहन कृषि। परंपरागत ढंग से परिवार के भरण पोषण हेतु ये खेती की जाएगी। उसकी उत्पादकता कम होती है। इसे कर्तन दहन प्रणाली भी कहते हैं। प्राचीन काल में इस प्रकार की खेती की जाती थी। उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं, असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में जो झूम कृषि की जाती है वो भी तो जीवन निर्वाहन कृषि ही है ना। मणिपुर में पामलू, छत्तीसगढ़ के बस्तर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दीपा। वैश्विक पृष्ठभूमि में देखें तो झूम कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोलो, इंडोनेशिया में लदांग, वियतनाम में रे कहा जाता है। भारत के मध्य प्रदेश में बेबर दहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू पेडा, उड़ीसा में पामाडाबी, कोमान, बरिंगा, पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बालरे वाल्टरे, हिमालयन क्षेत्र में किल खिल, झारखंड में कुरकुरवा। ठीक है, याद रख लीजिएगा। तो ये भूमि संसाधन पर जब जनसंख्या का दबाव बढ़ता है तो अधिक उत्पादन के लिए तो अत्यधिक रासायनिक उर्वरक और सिंचाई का उपयोग करते हैं। एक से अधिक फसल को लगा देंगे, जिसे कहेंगे गहन जीविका कृषि। बेचने के लिए फसलों को लगाएंगे तो उसे कहेंगे वाणिज्यिक कृषि। रोपण कृषि में चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि आते हैं। ठीक है, चलिए। चाय, असम,
उत्तरी बंगाल और कॉफ़ी कर्नाटका में। कॉफ़ी की 3 किस्में हैं, अरेबिका, लिबेरिका, रोबस्टिका। ठीक है। भारत में 3 शस्य ऋतुएँ होती है, कृषि ऋतुएँ होती है, खरीफ, रबी, जायद। रबी की बात कर लेते हैं, तो अक्टूबर-दिसंबर में बुआई होती है, छठ पूजा के समय, और मार्च-अप्रैल में इसकी कटाई हो जाती है। इसके अंतर्गत आने वाले फसल हैं गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों। क्षेत्र विशेष की बात कर लें तो पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, यूपी, यहाँ पे गेहूँ उगाए जाते हैं। खरीफ फसल की बात कर लेंगे तो जून जुलाई में इसकी बुआई होती है, सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई हो जाती है। और इसके अन्य ख से खरीफ, ख से खराब। आपके यहाँ पे कौन सा फसल खराब होता है? खरीफ ना। तो इसके अंतर्गत आने वाले फसल हैं चावल, मक्का, ज्वार, तूर जिसे आप अरहर भी कहते हैं, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, बाजरा। इसका क्षेत्र की बात कर लेंगे तो मोटा अनाज बाजरा और ज्वार राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, रागी दक्षिण भारत में, चावल तटीय क्षेत्र जो होते हैं हरित क्रांति प्रदेश में, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में धान की 3 किस्में होती है, औस, अमन, बोरो। बिहार पुलिस में सवाल पूछा जा चुका है कि अमन किसके किस्म है, तो धान की किस्म है। जायद फसल की बात कर लेते हैं तो ये रबी खरीफ के मध्य ग्रीष्म ऋतु से पूर्व उगाया जाता है। ये गर्मी के मौसम में तरबूज, खरबूज, खीरा, चारा फसल, सब्जी। भारत की प्रमुख फसलों की बात करेंगे तो खाद्यान्न फसलों की बात कर लेते हैं तो चावल भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल है। सबसे अधिक चावल चाइना में होता है, दूसरा स्थान पर इंडिया में। इसके लिए तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। वर्षा जो है कि वो 100 सेंटीमीटर से अधिक की होनी चाहिए। अत्यधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, जलोढ़ मिट्टी में इसकी खेती हो सकती है। दूसरी भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है गेहूँ। उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में इसकी खेती होती है, यह भी एक रबी फसल है। 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा होनी चाहिए, या या वर्षा नहीं है तो सिंचाई की सुविधाओं का विकास कर लीजिए। इसके क्षेत्र विशेष है पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है ना, ये जो आप मैप देख रहे हैं ना, चावल उत्पादक क्षेत्र है। तो पूरे पृष्ठ पर भारत का मानचित्र बना लेंगे और चावल उत्पादक क्षेत्रों को दर्शा देंगे। ये गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, बना लीजिए और दिखा दीजिए। अब देख लीजिए ना, जलवायु अनुकूल, सूखारोधी और कम वर्षा में होने वाला फसल कौन है? मोटा अनाज। कोरोना महामारी के समय में, युद्ध के समय में विश्व के सामने खाद्यान्न की संकट है। भारत के पहल पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस बात की घोषणा कर दी है कि 2023 का जो वर्ष होगा ना, मोटा अनाज का वर्ष होगा। मिलेट शेयर के रूप में घोषित कर दिया है। इसमें पोषक तत्वों की प्रचुरता होती है। लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक तत्व काफ़ी अधिक होते हैं। मोटे अनाज की खेती में राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश टॉप पे आते हैं। ठीक है। इस बाजरा, रागी और मक्का जो है ना, ये मोटे अनाज है। राजस्थान बाजरा में, दक्षिण भारत में रागी, और मक्का जो होता है कर्नाटक में सबसे अधिक है। ऐसे मक्का के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में बिहार में कटिहार में है, और बिहार में होने वाला जो मक्का का जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है ना, वो अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है। दाल की बात कर लेते हैं। दाल, भारत दाल का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और खाता भी है। प्रोटीन रहता है इसमें, और तूर, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना, ये सब जलवायु अनुकूल है, मिट्टी में नाइट्रोजन की वृद्धि करती है। लेकिन ये याद रखिएगा, अरहर जो दाल होती है ना, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है, यानी वायुमंडल में जो 78% नाइट्रोजन है उसे मिट्टी में नहीं मिलाता है। बाकी अन्य दलहनी फसलें, उसकी जड़ों में जो है राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकारक के रूप में जाना जाता है। वो उस नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलाते हैं, जिससे मिट्टी की पोषक तत्वों में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है। सबसे अधिक दाल एमपी, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि में होता है। गन्ना की ये आंकड़े में बदलाव संभव है, जो कि बदलती रहती है चीज़ें। गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। 75 से 100 डिग्री की वर्षा होनी चाहिए। गहन श्रम की आवश्यकता पड़ती है। सबसे अधिक पूरा दुनिया में ब्राज़ील, दूसरा स्थान पर भारत। यूपी में सबसे अधिक गन्ना, और कर्नाटक में उत्तम क्वालिटी का।
तिलहन की बात कर लेते हैं। चीन के बाद सबसे अधिक इंडिया। काली मिट्टी में तिलहन होती है, ठीक है। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनोला, अलसी, सूरजमुखी, तोरिया जिसे आप लाही भी कहते हैं। तो ये मूंगफली खरीफ फसल है, ठीक है। और जितना भी तिलहन फसल होता है ना तिल वाला, उसमें आधा आधी भाग जो है ना मूंगफली का कंट्रीब्यूशन है। गुजरात में मूंगफली काफ़ी अधिक होते हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ और दक्षिणी भारत में रबी के मौसम में उगाया जाता है। अरंडी खरीफ और रबी दोनों में उगाए जाते हैं। चाय रोपण कृषि है। आप सभी लोग जानते हैं चीन से चुरा करके लाए थे अंग्रेज लोग भारत में। ये उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु को सूट करता है। ये ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मृदा होती है। सुगम जल निकास वाला ढलवा क्षेत्र में ये पाया जाता है। वर्ष भर कोष्ण, नम और पाला रहित जलवायु होनी चाहिए, ठीक है। और इसे तोड़ने के लिए महिलाएं काम मिलाई जाती है, क्योंकि उसके हाथ जो है ना मुलायम होते हैं। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में चाय की खेती होती है। कॉफ़ी की 3 किस्में तो बता चुके हैं, अरेबिका, लिबेरिका, रोबस्टिका। अरेबिका कर्नाटक में, रोबस्टिका केरला में। कर्नाटका में सबसे अधिक कॉफ़ी होता है। इंडिया में लाया कहाँ से गया था? यमन से इंडिया लाया गया था। भारत में कॉफ़ी बाबा बुदन की पहाड़ी पर और नीलगिरी की पहाड़ी पर उगाए जाते हैं। बाबा बुदन से संबंधित सवाल बीपीएससी में पूछा जा चुका है। बागवानी कृषि की बात करें तो चीन के बाद सबसे अधिक जो है दूसरे स्थान पर भारत में होता है। इसमें फल सब्जियां उगाई जाती है। इसके अंतर्गत अंगूर, अनानास और आम उगाए जाते हैं। अंगूर में ये महाराष्ट्र टॉप पे है, अनानास में मेघालय और आम में जो है ना यूपी टॉप पे है। ये बदलते रहता है तो आंकड़े। चलिए अखाद्य फसल की बात कर लेते हैं। ये भूमध्य रेखीय फसल है। ये उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी संभव है। 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होनी चाहिए। 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान होना चाहिए। ह्यूमिडिटी और मतलब कहते हैं नमी और नम व आर्द्र जलवायु होनी चाहिए। केरला में सबसे अधिक होता है, याद रख लीजिएगा। रेशेदार फसल जो होते हैं कपास, जूट, सन, ये आते हैं। प्राकृतिक रेशम कोकून से तैयार किए जाते हैं रेशम कीड़ा, और इसके पालेंगे तो सेरीकल्चर कहलाएगा। कपास का उत्पत्ति स्थल जो है ना भारत है, और चीन के बाद सबसे अधिक कपास भी कहाँ पे होता है? वो इंडिया में ही होता है। काली मिट्टी में सबसे अधिक कपास होती है। इसमें हल्की वर्षा की ज़रूरत होती है। तापमान अधिक होना चाहिए। 200 से लेकर के 210 दिन पाला रहित होना चाहिए। खिली हुई धूप हो 210 दिनों तक, ठीक है। पकने में 6 से 8 महीना का लगता है। कपास में गुजरात, महाराष्ट्र ये टॉप पे है। जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। आप सभी लोग जानते हैं जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। ये बाढ़ के मैदानी क्षेत्रों में जहाँ पर नई जलोढ़ मिट्टी होती है वहाँ पे उगाया जाता है, ठीक है। बढ़ते समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, मेघालय। पहले अंतर्राष्ट्रीय जूट संस्थान जो है ना ढाका में है। पहले ढाका में सबसे अधिक, पहले बांग्लादेश में है ना जूट सबसे अधिक होता था। हालांकि अब भारत ने उसे पीछे छोड़ दिया है फिर से, और भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। और बिहार की बात कर लें तो पूर्णिया और कटिहार वाले हिस्से में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कृषि संबंधी प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार होते हैं, उसे देख लीजिए। भूमि सुधार, चकबंदी, हदबंदी, भूस्वामित्व। चकबंदी में क्या होता है? आपके जितने भी खेत होंगे ना उन सभी सारे खेतों के बदले एक ही जगह पे आपको भूमि प्रोवाइड कर दी जाएगी। हदबंदी में आप के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा कि आप इतना से अधिक भूमि नहीं रख सकते हैं। तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में चलाई गई थी, लेकिन खासा ये कामयाब नहीं हो पाया भूमि सुधार वाला कार्यक्रम। हरित क्रांति की बात कर लेते हैं। सिंचाई, खाद, बीज, विद्युत, मशीनीकरण को बढ़ावा देना पड़ता है। ऑपरेशन फ्लड, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। भूमि विकास कार्यक्रम 1980 से 90 के बीच चला था। फसल बीमा योजना लाई गई थी। संस्थागत ऋण सुधार कार्यक्रम चलाए गए थे, जिसके अंतर्गत ग्रामीण और सहकारी बैंक और केसीसी मतलब चलाया गया था, ठीक है। उसके बाद उपग्रह वगैरह छोड़े गए थे, जिससे मौसम की जानकारी मिलने लगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य तैयार किया गया। अब की बार वाला भी देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे तो 22 फसलों को तैयार शामिल किया गया है। पीएम किसान मानधन योजना आय सुरक्षा के लिए है। ऐसे
ये सरकार ने तो ये लक्ष्य रखी थी 2022 तक हम किसानों की आय को क्या कर देंगे, दुगना कर देंगे। ठीक है, तो ऑपरेशन ग्रीन्स को चलाया गया है। हाँ, उसके बाद भूदान आंदोलन, ग्रामदान, भूदान का मतलब ग्रामदान, ये विनोबा भावे ने चलाया था और महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु थे ये। ठीक है, ये विनोबा भावे सॉरी कहते गुरु थे, आध्यात्मिक उत्तराधिकारी थे ये। गांधी जी के ग्राम स्वराज में विश्वास रखते थे। आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव में इसी के मतलब भूदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। श्री रामचंद्र रेड्डी ने 80 ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि दान में दे दिया था। ग्राम दान जो होता है, अनेक जमींदारों द्वारा गांव के ही गांव भूमि को वहीलों को दल में दे दिया। अब खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में है ना, भारत ने काफ़ी अच्छा काम किया है। इसकी प्रशंसा विश्व के अंतर्राष्ट्रीय जो इकाई है ना उसने भी की है। चलिए, हाँ, तो मैं खाद्य सुरक्षा की बात कर रहा था। विश्व बैंक ने ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है, जिसमें किफायती दरों पे जो ये डीलरों के थ्रू जो आप लोगों को अनाज प्रोवाइड किया जाता है वो आता है। और सरकार भी क्या करती है कि बफर स्टॉक तैयार करके रखती है एफसीआई के द्वारा, भारतीय खाद्य निगम के द्वारा। अगला चैप्टर है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। अब ये जो खनिज होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। जिसमें धातु का अंश रहेगा धात्विक खनिज, जिसमें धातु का अंश रहेगा अधात्विक खनिज। ये अंतर आप लोग देख लीजिएगा, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर ये पूछे जा सकते हैं। एक ऊर्जा खनिज भी होते हैं जिनसे ऊर्जाओं की प्राप्ति की जा सकती है। जैसे ऊर्जा तो धात्विक और धात्विक यहाँ से भी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन तकनीक का होना बेहद जरूरी है। धात्विक खनिज में लौह धातु धात्विक खनिज एक होता है, एक होता है अलौह धात्विक खनिज, जिसमें लोहा का अंश रहेगा लौह, जिसमें नहीं रहेगा अलौह। ठीक है, उसके बाद अधात्विक में तो जैसे कि धात्विक खनिज के उदाहरण में देख लीजिए, लौह वाला में मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट, लोहा। अलौह वाला में तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सब आदि आते हैं। और अधात्विक खनिज में अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर। ऊर्जा खनिज में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आते हैं। खनिज प्रायः निम्न शैल समूहों में प्राप्त होते हैं, आग्नेय और कायांतरी चट्टान के दरारों में, जोरों में, भ्रंश में। ठीक है, याद रख लीजिएगा। छोटा जमाव होता है तो वहाँ पे मतलब सिराओं में पाए जाते हैं, और बृहद जमाव में परतों में पाए जाते हैं, जस्ता, तांबा, जिंक, सीसा। आबसादी चट्टानों में कोयला और पेट्रोलियम पाए जाते हैं। शुष्क प्रदेशों में इसकी उपस्थिति है, जिसमें जिप्सम, पोटास, नमक पाए जाते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं धरातलीय चट्टानों के अपघटन और अपर्दन की वजह से बॉक्साइट का मतलब भंडार मिलता है। पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ का जहाँ पे जमाव होता है वहाँ पे सोना, चांदी, टीन और प्लेटिनम मिलते हैं। महासागरीय जल जो होते हैं उसमें नमक, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीज ग्रंथिका होती है। भारत में जैसे दुनिया में तो खनिजों की मात्रा 2000 से अधिक है, लेकिन भारत में 100 से अधिक 100 प्रकार के या उससे अधिक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहले लौह अयस्क की बात कर लेते हैं। तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट ये लोहा के अयस्क हैं। ठीक है, याद रख लीजिएगा। 70% लोहा वाला जो काम होता है, लोहा का अंश जो होता है वो मैग्नेटाइट में, 50 से 60% हेमेटाइट में। सिडेराइट सबसे खराब क्वालिटी का लोहा मतलब अयस्क है। सबसे अधिक लोहा उत्पादन में उड़ीसा टॉप पे है, दूसरे स्थान पे छत्तीसगढ़, तीसरे स्थान पे कर्नाटका है। पाई चार्ट आप देख सकते हैं। तो उड़ीसा के मयूरभंज और क्योंझर, बादाम पहाड़, झारखंड में सिंहभूम, गोवा, नोआ मंडी, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में, चंद्रपुर पेटी महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में बैलाडीला, ये सब लोहा के खनन के लिए फेमस है। विशाखापट्टनम से जापान को लोहा भेजते हैं। ठीक है, बेलाड़ी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर वाला जो पेटी है ये मंगलुरु पत्तन पर जो है चला जाता है। मैग्नीज इस्पात निर्माण में जो है ना काम आता है।
ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर और कीटनाशक दवा और पेंट बनाने में भी काम आता है। उड़ीसा में सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है। मैग्नीज के उत्पादन को देख लीजिए। उसके बाद बात कर लेते हैं अलौह खनिज की। तांबा, जैसे बिजली के तार, विद्युत के उपकरण, रासायनिक उद्योग, ये पाए कहाँ पर जाते हैं? मध्य प्रदेश में बालाघाट, झारखंड में सिंहभूम, राजस्थान में खेतरी, गणेशगढ़ क्षेत्र। बॉक्साइट जो होते हैं ये एल्युमिनियम का अयस्क है। ये अमरकंटक के पहाड़ी, मैकाले का पहाड़ी, बिलासपुर का पठारी क्षेत्र, वहाँ पे बॉक्साइट, सबसे अधिक बॉक्साइट उड़ीसा में पाया जाता है। अधात्विक खनिज अभ्रक पारदर्शी होता है, काले रंग का होता है, लाल, पीले और भूरे रंग का होता है। इसका गुण सर्वोच्च परावैद्युतांक शक्ति है। ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक होता है। इसी वजह से विद्युत विभाग में, विद्युत क्षेत्र में इसका काम किया जाता है। छोटा नागपुर पठार में ये पाए जाते हैं। बिहार, झारखंड में कोडरमा, गया, हजारीबाग, पेटी, राजस्थान में अजमेर, आंध्र प्रदेश। हालांकि आंध्र प्रदेश अभी अभ्रक के उत्पादन में टॉप पे है। चट्टानी खनिज की बात कर लेते हैं तो इसमें चूना पत्थर, ठीक है, राजस्थान इसमें टॉप पे है। ऊर्जा संसाधन जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते हुए आए थे, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। लकड़ी, कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जिसे मानवों ने तकनीक के दम पे हासिल किया। हमारे पूर्वज बल्कि इसका उपयोग नहीं कर रहे थे। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय और ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है। इसमें नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय अभिक्रियाओं से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, पृथ्वी के गर्भ से जो गर्मी से, पृथ्वी के केंद्र में जो तापमान है उससे जो प्राप्त होने वाली ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा, और ज्वार भाटा से जो लहरें होती है उनसे अगर ऊर्जा निकाल लेंगे तो उसे ज्वारीय ऊर्जा कहेंगे। कोयला के 4 प्रकार होते हैं: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। भारत में जो कोयला होता है वो 2 समूहों का होता है। एंथ्रासाइट सबसे पहले जान लीजिए कि उत्तम क्वालिटी का कोयला, और पीट जो है सबसे खराब क्वालिटी का कोयला होता है। भारत में एंथ्रासाइट कोयला जो है वो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। भारत में कोयला समूह के 2 भूगोल, मतलब 2 पार्टों में पाया जाता है। गोंडवाना कालीन, ये 200 लाख वर्ष पुराना है। दामोदर घाटी निगम हो, जिसमें झारखंड के क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र आते हैं, रानीगंज, झरिया, बोकारो, ठीक है। उसके बाद ये गोंडवाना समूह के हैं। टर्सरी समूह के 55 लाख वर्ष पूर्व मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में आते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम टर्सरी युग अपनति भरण स्ट्रैप में पाया जाता है, ठीक है। प्राकृतिक गैस जो हल्की होने के कारण खनिज तेल के ऊपर आ जाती है तो वहाँ से निकाल लिया जाता है। मुंबई है गुजरात, असम के मुंबई है महाराष्ट्र में, गुजरात अंकलेश्वर में। सागर सम्राट मुंबई है में मंच बनाया गया है जहाँ से अरब सागर से जो है पेट्रोलियम पदार्थ निकाले जाते हैं। असम में डिंगबोई, नाहरकाटिया, मोरन और हुगरीजन, ठीक है। उसके बाद प्राकृतिक गैस कृष्णा गोदावरी बेसिन, मुंबई हाई, खंभात की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी राजस्थान, हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, मुंबई हाई बेसिन को पश्चिमी व उत्तरी भारत के उर्वरक और विद्युत औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ती है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत आणविक ऊर्जा जैसे आता है। इसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम और थोरियम का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम राजस्थान में और लद्दाख में इसके भंडार हैं। थोरियम केरल की रेतीली मिट्टियों में, ठीक है, मोनाजाइट रेत में पाया जाता है। सौर ऊर्जा फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी धूप को सीधे विद्युत में तब्दील करता है। ये वहीं से ऊर्जा की उत्पादित की जाती है। पवन ऊर्जा तमिलनाडु के नागरकोल, मदुरई, राजस्थान के जैसलमेर में इसके संयंत्र हैं। ज्वारीय ऊर्जा, ये जो समुद्र के जो लहरें होती है उससे जो प्राप्त होने वाली ऊर्जा है उसे ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, पश्चिमी तट, गुजरात, सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र, यहाँ पे ज्वारीय ऊर्जा की पर्याप्त संभावनाएं हैं। भूतापीय ऊर्जा, भूमि के तापमान से जो ऊर्जा प्राप्त की जाएगी उसे कहेंगे भूतापीय ऊर्जा। लद्दाख में, ठीक है, पुगा घाटी और हिमाचल प्रदेश में पार्वती घाटी में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हैं। आगे बढ़ते हैं।
विनिर्माण उद्योग की बात कर लेते हैं। कच्चे